मुख्यमंत्री ने कल सदन में 28,760 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा। बीती फरवरी माह में इसी सदन में उन्होंने 6 लाख समय निर्धारित करवा दे माने समय ज्यादा नहीं बोलेंगे, आपने रखा है इसलिए ज्यादा बोलेंगे ही नहीं। वैसे भी 5 मिनट में आप बोल देंगे, बाकी सभी लोग 2-3 मिनट का बोलते हैं। 10 मिनट पर्याप्त। नहीं बाकी 6 लाख, बाकी तो 2-3 मिनट ना बोलते, बाकी 5 मिनट। जो दलीय नेता है वो 10 मिनट, बाकी सदस्यों को 5 मिनट में विचार कर 5 मिनट। ठीक, बिल्कुल ठीक। श्रीमती आराधना, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, श्रीमती आराधना। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले जो मुख्य बजट आया वो 6,90,000 करोड़ का एक भारी भरकम बजट आया, जिसका 50% भी सरकार फरवरी से लेकर के अभी तक खर्च नहीं कर पाई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये यानी वित्तीय वर्ष में 7.25 लाख करोड़ से अधिक का बजट अभी तक आ चुका है, और सरकार इस विशाल बजट के बाद आम जनता के हाथ केवल निराशा मिली, क्योंकि सरकार 50% से भी कम बजट है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पे 30%, 40% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। तो अनुपूरक बजट लाने का औचित्य क्या है? प्रदेश की जनता ने लगातार 2 बार इस सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन करके भेजा। सरकार ने लगातार उनसे वायदे भी किए। पिछले साल सरकार बनने के बाद 2 मूल बजट और 1 अनुपूरक बजट आने के बाद भी जनता की उम्मीदें पूरी नहीं कर पाई सरकार। इस अनुपूरक बजट में भी वादों जो सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे 2022 के चुनाव में, जिसको सबसे पहले सरकार को आकर के पूरा करना चाहिए था, सरकार उसको भी पूरा नहीं कर पाई। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि 4 बजट आने के बाद भी, 4 में 2 मूल बजट थे, बाकी अनुपूरक बजट थे, जो इन भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र था 2022 का, उसको भी इसमें इस अनुपूरक बजट में भी जगह नहीं मिली, जिसकी आशा इस प्रदेश की जनता को थी और जिस वायदे पर आप चुन करके आए थे, जो आपने वायदे किए थे। मेधावी छात्रों, बेटियों को स्कूटी देंगे। आज भी बेटियां इंतजार कर रही है माननीय अधिष्ठाता महोदय। स्कूटी की सीटी भी नहीं मिली उनको। उम्मीद थी कि शायद इस बार अनुपूरक बजट में स्कूटी के लिए कुछ पैसा आ जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात लंबे लंबे भाषण देने के बाद भी उन बेटियों को स्कूटी का जो वायदा किया था उसका कहीं भी उल्लेख इस बजट में नहीं है। हाँ, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 4,96,000 करोड़ का बजट का प्रावधान सूचना विभाग को जरूर दे दिया गया, पर वायदे को जो बेटियों से वायदा किया था उसको पूरा नहीं किया गया। निराश्रित बहनों को, दिव्यांगजनों को और बुजुर्गों की पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,500 करने की बात सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कही। ये अनुपूरक बजट आ गया। हमें उम्मीद थी कि कम से कम दिव्यांगजनों को, वृद्धजनों को, विधवाओं को जो वायदे किए तो उसको तो सरकार पूरा करेगी। उसका भी कहीं अनुपूरक बजट में कोई उल्लेख नहीं। गरीब बेटियों को जो शादी का अनुदान दिया जाता है 51,000 रुपए, मुझे याद है कि इसी सदन में ये बात कही गई थी कि उसको 1 लाख कर दिया जाएगा, घोषणा पत्र में भी था। उसका भी कहीं प्रावधान बढ़ाने का इस अनुपूरक बजट में नहीं। बड़ी लंबी फहरिस्त है। कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने, कौन कौन से सपने दिखाए इस प्रदेश की जनता को, और छलावे के अलावा कुछ सरकार ने उनको नहीं दिया। हमारे युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। नौजवान आज जब सवाल पूछता है सरकार से तो उसको लाठियां मिलती हैं और उस पर देशद्रोह जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखा करके जेल भेज दिया जाता है।
अभी आज दिन में ही चर्चा हुई, मैंने ही सवाल पूछा था सदन में, इन्वेस्टर समिट में कितने नौकरियां मिली नौजवानों को। सरकार के पास इसका कोई ब्यौरा नहीं कि कितनी नौकरियां नौजवानों को इस इन्वेस्टर समिट में अभी तक सरकार दे चुकी। ना कहीं फैक्ट्रियां दिखाई दे रही है धरातल पर, ना कहीं किसी प्रतिष्ठान के ऑफिस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जब ये सवाल किया जाता है सरकार से तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट सरकार दे देती है जो एमओयू साइन हुए, पर एमओयू धरातल पे उतरे कितने, उनके वो कब उतरे, कितने उनसे इन्वेस्टमेंट उनका आया, कितने उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई या कितने रोजगार दिए, ये जिलेवार सरकार देने में पिछले 2.5 वर्षों में सरकार असफल रही। गोवंश पालन की बात सरकार लगातार उस पर जोर देती है। सरकार ने कहा था अपने घोषणा पत्र में कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर जिले में बायोफ्यूल प्लांट लगाने की घोषणा सरकार ने की थी। इससे किसानों की आय जरूर बढ़ती, अतिरिक्त आय उनको मिल जाती, पर इस अनुपूरक बजट में उसको भी पूरा नहीं कर पाई सरकार। एक तरफ तो किसान ऐसे ही महंगाई से परेशान है, जिस तरह से कीटनाशक के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, जिस तरह से लगातार उसकी लागत बढ़ती चली जा रही। आपने कहा था बिजली हम फ्री देंगे, वो भी आपने पूरा नहीं किया। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी बिल दिखा दो, अभी बिल मैं दिखा दूं अपना। कहिए, कम से इतना मिसलीड मत करिए। 900 करोड़ रुपए व्यवस्था की है, अगर आप देख लीजिए उसको। नहीं, आपने की है, आप मैं आज अपना बिल दिखा दूं ट्यूबवेल का, जिसमें 4000 रुपया लेगा नहीं, लेना नहीं है, बिल आना दूसरी बात है, वो बिल सरकार देगी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, वो बिल ये नहीं देना सरकार ने वादा किया था, ये सर नहीं देना पड़ेगा। अभी माननीय मंत्री जी स्वयं भी बता देंगे, और मैंने व्यवस्था की है। ऐसा मत कहिए भाई, इतना मिसलीड मत करिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने वायदा कब किया था? 2022 अपने घोषणा पत्र, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा भी की। 2022 में किया, घोषणा पत्र में था। 2022 के संकल्प पत्र में था। 2022-23 के वित्तीय बजट में 50% छूट की व्यवस्था की गई। अब की बार पूरा करने की व्यवस्था की गई है। बिना आधार के ऐसी बात बोलना उचित नहीं है। पिछले साल के वर्षों के जो ट्यूबवेल के निजी नलकूपों के जो बिल दिखा दूं मैं, उसमें से 50% अनुदान पर 50% को सब्सिडाइज कर दिया गया था, जिसका पैसा कृषि विभाग और माननीय मोना जी आप अपना कंटिन्यू रखिए। माननीय मंत्री जी बहुत मोना जी, मैं बस अपनी बात करके बैठ जाऊंगा। मेरा तो समय खत्म कर देंगे। नहीं, आप उसमें से रुक जाएगा। माननीय मंत्री जी बाद में दे देंगे जवाब। कॉर्पोरेट बायोगैस का प्लांट जो है वो बदायूं के भीतर बैठा दिया गया है। हर जिले की बात बता रहा हूं मैं, प्रक्रिया शुरू कर दिया है। गोरखपुर के भीतर लग गई है, प्राइवेट सेक्टर में बहराइच में लग गई है, सीतापुर में लग गई है, और बाराबंकी में लग गई है। तो प्रक्रिया शुरू है। माननीय मोना जी, बहुत वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ, और सम्मान के साथ मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि ये जो घोषणा पत्र था ये 2022 का, मैंने स्पष्ट कर दिया, ये संकल्प पत्र तब का था, और 22 से लेकर के 23 खत्म होने जा रहा है, लगभग 2 साल होने को आए। किसानों को राहत नहीं मिली, किसानों को राहत नहीं मिली। बिजली की राहत जो आपने 2022 में कही थी, वो अब आप 2023 के अब अनुपूरक बजट में लाने की बात कह रहे हैं। अब होता क्या है ये तो आगे समझ में आएगा। अभी मैं जहां तक बायोफ्यूल प्लांट की बात कही, तो ये सरकार के संकल्प पत्र में था कि हर जिले में स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल, उसमें भी प्राइवेटाइजेशन, उससे किसान को क्या लाभ होने जा रहा है?
दूसरा, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि जिस तरह से सरकार ने अपने किसी भी वायदे को जो संकल्प पत्र में थे उनको तो पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि आज जो ओपीएस स्कीम की बात अगर हम करते, पुरानी पेंशन स्कीम की बात हम करते, तो उस पर भी सरकार मौन। जब अन्य राज्य उसको दे सकते हैं तो सरकार को क्या दिक्कत है उसको देने? ओपीएस लागू करने में क्या समस्या है? एनपीएस की बात मैं कहूं, एक बहुत बड़ा घोटाला, ओपीएस हटाकर एनपीएस लागू किया सरकार ने। आज एनपीएस का इतना बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश प्राइवेट कंपनी को कर दिया गया। बहुत सारे उसमें ऐसे टीचर्स के भविष्य अंधकार में चले गए अधिष्ठाता महोदय, जिनको ये तक जानकारी नहीं है कि उनकी भविष्य निधि का जो पैसा था वो कहां निवेश हुआ। और उसके साथ साथ सरकार इस बात को अभी भी मानने को नहीं तैयार है कि ये इतना बड़ा घोटाला उन शिक्षकों के भविष्य निधि के साथ किया गया। अगर ये सही नहीं था तो क्यों माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और एसआईटी गठित की? क्योंकि वो समझ रहे हैं किसकी परमिशन से करोड़ों रुपए की निवेश एक प्राइवेट कंपनी में हुई, और वो प्राइवेट कंपनी जो 10 कंपनियां सूची में थी उनके बाहर की कंपनी है, वो अनुबंधित भी नहीं है। उसके बाद भी उसमें पैसा निवेश किया गया। आखिर सरकार की नाक के नीचे, वो भी कहां? वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा घोटाला, प्रदेश के कई जिलों में घोटाले हुए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर सरकार को ओपीएस स्कीम लागू भी होनी चाहिए और इस तरह के घोटाले जो भ्रष्टाचार फैले हुए हैं, इस पर जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करी जानी चाहिए। धन्यवाद मोना जी। माननीय 11 मिनट हो गया। कुछ अपनी बात भी कर ले माननीय अधिष्ठाता। हमारे बहुत 10 मिनट का तय। सारे माननीय साथी भी बैठे हैं यहाँ, 2 मिनट बढ़ा दें। सारे साथी भी यहाँ बैठे माननीय अधिष्ठाता महोदय। क्या महंगाई का असर जनता पे है, जनप्रतिनिधि पे नहीं है? हम लोग लगातार इस बात को उठाते हैं और मेरे साथ साथ जब आप यहाँ बैठते तो आप भी इस बात को बहुत बल देते हैं। विधायक निधि की हम लोग हमेशा मांग करते, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के बड़ी इन्होंने हम पर कृपा रही कि इन्होंने उसको बढ़ा दिया। पर जीएसटी का जो बड़ा मुद्दा है, जो विधायक निधि पे जीएसटी लग रही है 18%, तो हमें पैसा कितना मिलेगा? 5 करोड़ तो जनता को मालूम है कि 5 करोड़ विधायक निधि है, और उसमें से 80-90 लाख कट जाएंगे तो हमको तो 4 ही करोड़ मिलेगा। नुकसान किसका है? ये नुकसान हमारा भी है, सदस्य का भी है और जनता का भी है। वो पैसा चाहे पक्ष का सदस्य लगाए या विपक्ष का लगाए, जाएगा तो जनता के काम के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि पुनः इसको इसमें जोड़ा जाए, ये जीएसटी विधायक निधि से समाप्त की जाए, और अगर नहीं करते तो कम से कम ये स्पष्ट हो जाए कि हमको 4 करोड़ रुपए ही जनता के लिए जाने को मिले। धन्यवाद मोना जी, 13 मिनट हो गए। एक और सुझाव है। देखिए, जो भत्ता है, महंगाई से सब पर उसकी मार है। हम लोग यहाँ आते हैं और जब वापस जाते हैं तो घर में पूछा जाता है कि क्या मिला, इतनी मेहनत क्यों करी, इतने दिन कहाँ रहे? तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, कुछ तो भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए सभी सदस्यों की। महंगाई की मार उनके घर की रसोई में भी पड़ती है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इसको बढ़ाया जाए, और इसके साथ साथ माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री चले गए, पर माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करेंगे, तो मसल बताने लगते हैं हम लोगों की घुटने का दर्द है, दांत के डॉक्टर से क्यों कहा जाए। तो मैं तो अनुरोध करूंगी, इन्हीं से कह सकती हूँ, यही हमारे माध्यम है, कम से कम 10-10 किलोमीटर सड़क हर सदस्य को उसके क्षेत्र के विकास के लिए मिलनी चाहिए। और पानी की बहुत समस्या, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है,
पर उसको पूरा होने में बहुत समय लगेगा। तो कम से कम 100 हैंडपंप वो क्षेत्र के विकास के लिए हम लोगों को मिलना चाहिए। धन्यवाद मोना बहुत जी। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोना जी। और माननीय अधिष्ठाता जी, कृपा करके ये सूचना दिलवा दी जाए कि अनुपूरक बजट के ऊपर चर्चा के लिए है समय, और ये जो जनरल बातें हैं, जो एनपीएस और ओपीएस जो आप लेके आ गई, सवाल ये है कि ये अनुपूरक का कोई विषय नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में 9,35,000 लोग आ चुके हैं, उसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया 9,35,000 लोग। और जहां पर घोटाले की आप जो बात करती हैं, उसमें जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती करेंगे, और पैसा का आप कहीं खतरे में नहीं है, और दिमाग से निकाल दीजिए। ये मान्यवर ये कह दें कि केवल अनुपूरक के अपने उसी के सीमा में रहे, अनुपूरक के उसमें, और बाकी तो जनरल बातें तो रोज ही होती हैं। अब हो गई मोना जी, हो गई अब होती है। बस मोना जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं, प्राइवेट कंपनी में जब निवेश होता है, पहले एलआईसी में हुआ करता था, और कई जो सरकारी उपक्रम होते तो उसमें इन्वेस्टमेंट होते थे। क्या सरकार ने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करने की अनुमति दे दी? जब प्राइवेट कंपनियों में होता है तो वो शेयर होल्डर्स के हिसाब से शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है, और शेयर मार्केट क्रैश करती है तो कंपनियां दिवालिया हो जाती है। ठीक है, बात आ गई मोना जी आपका, आदरणीय मोना जी। अब इसके बाद श्री ए.के. शर्मा जी, 5 मिनट का समय है, और अनुपूरक पर ही बोलिएगा। सप्लीमेंट्री बजट महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देने के लिए और इस बजट पे पूरे राज्य की जनता को शुभकामना देने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अनुपूरक बजट जो 38,760 करोड़ का रखा है, वो राज्य के सर्वांगी विकास के लिए, सर्वस्पर्शी विकास के लिए ये बजट लाया गया है। इससे गरीबों का, किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, युवाओं का, हर वर्ग के लोगों का कल्याण मैं देख रहा हूं। हमारे स्वयं के दोनों विभागों में, ऊर्जा विभाग में 10,095 करोड़ रुपए का, और नगर विकास विभाग में 1,062 करोड़ रुपए का अनुपूरक में प्रावधान किया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय वित्त मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं राज्य का। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए, विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये बजट, मेरा पुख्ता मानना है कि ये बजट उत्तर प्रदेश राज्य का एक भारत को विकसित देश बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा, और उस दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बजट पे ही सीमित रहिए, लेकिन कल कुछ बातें हुई थी सदन में जिसका जवाब देना मैं थोड़ा सा आवश्यक मानता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी हमारे एक तरह से मार्गदर्शक और गुरु है, तो उनकी अनुज्ञा से कल बात हुई थी बिजली विभाग का, और कुछ और शब्दों से क्या संबंध है, मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन ये भी कहा गया कि मंत्री जी बड़े संघर्ष के बाद मंत्री बने, बात तो सही है। हमने जीवन में गांव से आया हूं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक हम लोग अपने बड़े संघर्ष करके, माँ बाप के आशीर्वाद समर्थन से पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी कंपटीशन दे करके यूपीएससी की परीक्षा पास करना, वो भी एक संघर्ष है। आपके जमाने में आप तो चिन्हित कर देते थे किसको कंपटीशन में पास कराना है। उत्तर प्रदेश, सुनिए, अब क्या इसमें गलत क्या है? ये गलत क्या है? तो ये संघर्ष, आपने संघर्ष नहीं किया है। आपने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को हाई कोर्ट से बर्खास्त किया था। माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं। तो संघर्ष, कृपया माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको संघर्ष, आप संघर्ष नहीं जानते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष को बैठ जाएं।
शर्मा जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्य बैठ जाओ। उसी तरह से माननीय संग्राम सिंह जी, माननीय राम सिंह जी, राजनीति में भी माननीय राम खिलाड़ी जी, आप बैठ जाए, कृपया बैठ जाए, बैठ जाए। माननीय सदस्य माननीय संग्राम सिंह जी ने कहा था, और माननीय संग्राम सिंह जी ने ये भी कहा था कि हमारी माननीय संग्राम सिंह जी आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, माननीय राम खिलाड़ी। कहने माननीय अधिष्ठाता जी, जब मोना जी बोल रही थी तो मैंने बीच में नहीं टोका, मैंने उनकी पूरी बात आने दी। लेकिन अपनी बात तो ये सही है कि अनुपूरक में हो रही है, लेकिन एक दो बातें अगर मान लिया कोई कह दे तो ऐसा आफत नहीं है। हमने बीच में नहीं टोका थे, इसलिए ही टोका था। नहीं, रहना चाहिए, रहना अनुपूरक पर ही चाहिए, ये सही है। लेकिन कई बातें ऐसी होती है कि सदन में जिसका जवाब आप देना चाहे तो कोई सदस्य दे दे। हमने रोका नहीं, बीच में नहीं रोका, बीच में नहीं रोका। पूरी बात कहने के बाद कहा, उनकी पूरी बात सुनी, पहले पूरी बात सुनी उनकी। आपकी तरफ से जब पूरी बात आई तो पूरी बात सुनी गई, ऐसा नहीं बीच में नहीं रोका गया। तो बीच में न रोकिए, ये थे तरीका। एक सदस्य ने यह भी कहा कि राजनीति में आप अभी कच्चे हैं, बात सही है, मैं नया हूं और मैं तो सभी आप सबसे सीखने का प्रयास भी करता रहता हूं, बड़ी विनम्रता से जब भी मौका मिलता है। लेकिन अगर राजनीति में पुख्ता होने की परिभाषा ये है कि आप एक राजनीतिक परिवार से आना चाहिए, परिवारवाद से आने चाहिए, तो उस बात से मैं सहमत नहीं हूं। अगर आप लोग अगर ये मानते हैं कि राजनीतिक परिपक्वता की एक ही परिभाषा है कि 4-4 पीढ़ियां राजनीति में हो तभी आप राजनीतिक है, इस व्याख्या से मैं सहमत नहीं हूं, इस व्याख्या से मैं सहमत नहीं हूं। और ये संग्राम जी, आपको भी थोड़ा खराब लग रही है बात, लेकिन परिवारवाद को, राजनीति में जो परिवारवाद आया है उसको खत्म करने के लिए माननीय मोदी जी ने बीड़ा उठा लिया है और उसको खत्म करना ही होगा, तभी देश की प्रगति होगी। माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात कहें, समय केवल माननीय अधिष्ठाता महोदय, 10 सेकंड का बचा हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने इस अनुपूरक बजट में कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। बजट में माननीय संग्राम सिंह जी, कृपया इस अनुपूरक बजट में इस अनुपूरक बजट में माननीय इस अनुपूरक बजट में सभी वर्गों के लिए मैं उदाहरण के रूप में